चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास थोड़ा सा हम लोग पुराना वाला रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो आई टेक जस्ट 5 to 7 मिनट्स और उसके बाद आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी। चलिए, इसलिए तो अभी तक 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यू नीड टू आंसर मी, राइट। सबसे पहले तो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ जीएसटी। नेचर ऑफ जीएसटी मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ जी, नेचर ऑफ जीएसटी क्या है बच्चा? इनडायरेक्ट। और ये जो टैक्स है ये किस पे लगता है बच्चे? हाँ जी, किस पे लगता है? इनकम पे लगता है या गुड्स और सर्विसेज पे? गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। गुड्स और सर्विसेज पे लगता है अगर आप इसको क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में पे कौन करता है इसको? सप्लायर। बट एक्चुअल में इसका बर्डन बियर कौन करता है? कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इट इज फ्लोइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। इट इज फ्लोइंग इनडायरेक्टली थ्रू सप्लायर टू द गवर्नमेंट। It is flowing indirectly through supplier to the government. Very good. अच्छा, कौन मुझे बताएगा इंडिया में जीएसटी को लेवी करने की पावर वाया विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 246A। अच्छा, what is the taxable event for GST? Supply. And when I talk about supply, so we bifurcate supply in 2 parts. One is interstate, one is intrastate. अच्छा, कई बार वैसे तो हम इसको पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल में, बट किसी को मालूम है कि कोई भी सप्लाई इंटर स्टेट कब कहलाती है? उसके लिए हमें चेक करना होता है LOS एंड POS, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में आ जाए, हाँ जी, डिफरेंट स्टेट में आ जाए, तो क्या ये इंटर स्टेट है? और दोनों चीज़ें अगर सेम स्टेट में आ जाए तो ये इंट्रा स्टेट है। क्लियर है? अच्छा, हु विल टेल मी इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई लेवी क्या किया जाता है? IGST। और IGST को लेवी करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। एक्सक्लूसिव पावर विद द पार्लियामेंट, ठीक है। और इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाईज, हाँ जी, टैक्सेस जो लगते हैं क्या वो डुअल स्ट्रक्चर है? डुअल का मतलब CGST एंड SGST। और SG अगर किसी यूनियन टेरिटरी से निकलेगा तो UTGST। क्या सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो आई होप दैट वाज ऑल डन नाउ। अच्छा, कौन मुझे बताएगा क्या लिकर पर GST लगेगा या लिकर आउट ऑफ GST परव्यू है? और GST से बाहर कहाँ से हुआ? वो चार्जिंग सेक्शन से बाहर हुआ या वाया कॉन्स्टिट्यूशन? वाया कॉन्स्टिट्यूशन। एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉर द टाइम बीइंग, क्या उन पर भी GST लेविएबल नहीं होगा और उन्हें बाहर किया गया वाया चार्जिंग सेक्शन। वेरी गुड। अच्छा, कौन मुझे बताएगा फ्यूचर में क्या इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर GST लगाया जा सकता है? एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय GST काउंसिल। इसे डिसाइड कौन करेगा? GST काउंसिल। वेरी वेल डन। अच्छा, फिर मेरा अगला क्वेश्चन आता है कि मुझे बताओ कुछ भी मैटर रिलेटेड टू रेट्स ऑफ GST या बेसिक एग्जम्पशंस, ये जो कुछ मैटर्स होते हैं ये मैटर कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल, स्टेट या काउंसिल? अच्छा, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द GST काउंसिल? सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेरी गुड। अच्छा, कौन मुझे बताएगा मिनिमम कॉरम कितना होना चाहिए? 50। व्हाट इज द वेटेड वोट परसेंटेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? 1/3 हो गया। एंड व्हाट इज द वेटेड वोट परसेंटेज ऑफ स्टेट्स ऑल टुगेदर? 2/3। एंड व्हाट शुड बी द वोट परसेंटेज इन द फेवर ऑफ डिसीजन? 75%। क्या कितना होना चाहिए? वेरी वेल डन। चलो, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ GST को लेवी किया जाता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऑन सप्लाई ऑफ, तो मेरा क्वेश्चन है अगर कोई मुझसे पूछता है कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, तो आई विल गिव यू सम सिचुएशन, आपने बताना है वेदर दिस इज गुड्स और सर्विसेज।
और अगर आपको लगे कि नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज तो भी आप मुझे आंसर दीजिएगा। नंबर 1, मूवेबल प्रॉपर्टीज, मनी, नाइदर फॉलिंग इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स नॉर फॉलिंग इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। व्हाट अबाउट सिक्योरिटीज? लेकिन इफ माई बिजनेस इज टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी देन इट इज अ सर्विस, एंड इन दैट वेरी केस क्या जो भी कमीशन आएगी क्या इट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन मुझे बताएगा इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन इन मनी या कन्वर्जन ऑफ करेंसी फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू दी अनदर, अगर एडिशनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाए तो इट विल बी सर्विस। अच्छा, व्हाट अबाउट एक्शनेबल क्लेम्स, वेदर दिस इज इंक्लूडेड इन गुड्स? सबसे पहले तो जनरल पूछूंगा तो आपने क्या बोलना, इट इज इंक्लूडेड इन। लेकिन ऑल एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग क्या बाहर किए गए थ्रू नेगेटिव लिस्ट, दैट इज शेड्यूल 3। अच्छा, व्हाट अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग? ट्रांजैक्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग क्या सर्विस में जाएगा? ट्रांजैक्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग किस में जाएगा? सर्विस में जाएगा। रेंटिंग ऑफ लैंड, रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, फटाफट से बोलना है। रेंटिंग ऑफ लैंड, रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, सेल ऑफ लैंड शेड्यूल 3, सेल ऑफ बिल्डिंग बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट सर्विस, और अगर आफ्टर कंप्लीशन शेड्यूल 3। बहुत बढ़िया, आई होप दैट इज ऑल डन नाउ। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनना है आपने। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट अबाउट ग्रोइंग ग्रास, अगर ये अग्रीड टू बी सप्लाइड बिफोर, हाँ जी, आफ्टर बीइंग सिवर्ड, तो इट बिकम्स गुड्स, इट बिकम्स वेरी वेल डन। तो आई एम वेरी श्योर वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज। और जिन्हें इनको बाहर करना था क्या उनको इन्होंने शेड्यूल 3 में डाल दिया था? क्या सबको क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या पढ़ाया था अभी तक? काउंसिल हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया। चलो, आई होप डन ना। चलिए, तो अभी आप देख रहे हो कि जितना हमने पढ़ा वी रिवाइज जस्ट इन अनदर 5 to 7 मिनट्स। सो अगर आप डेली जितना मैं पढ़ाऊंगा अगर हम उसको रिवाइज करेंगे तो इट विल टेक 5 to 7 मिनट फॉर ऑल द प्रीवियस क्लासेस। यानी कि वट एवर आई विल बी कवरिंग टुडे, वी विल बी कवरिंग रिविजन ऑफ दिस क्लास ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्लास विद इन नेक्स्ट 5 to 7 मिनट। समझ रहे? इससे क्या होगा, डेली बेसिस पर वो चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी एंड आपके दिमाग में वो बैठनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो वी वर डूइंग सम डेफिनेशंस। अच्छा, एक डेफिनेशन मैंने आपको और बताई थी, आई वांट टू नो अगर आपको याद हो तो, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? अ पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड या लाइबल टू रजिस्टर्ड ईदर अंडर सेक्शन 22 और 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, राइट? अच्छा, जब मैं बोलता हूं ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड से मेरा क्या मतलब होता है? जो पुराने लॉ में रजिस्टर्ड थे और जिन्हें फोर्सफुली क्या जीएसटी में लाया गया था। क्लियर है? क्या उनको डे 1 से ही टैक्सेबल पर्सन माना गया था? बोलो बेटा। ठीक है। और इस लिस्ट में नए लोग जब ऐड हुए तो क्या वो या तो 22 की वजह से हुए या 24 की वजह से? आज की सिचुएशन में जीएसटी में कोई नया आदमी जब ऐड होगा तो या तो सेक्शन 22 की वजह से या सेक्शन 24 की वजह से। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कुछ और डेफिनेशंस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ऊपर आप लिखिए जरा। हमने लास्ट क्लास में समझा गुड्स क्या होता है। ठीक है जी। अब इस गुड्स को ना फर्दर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं। एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है इनपुट। हाँ जी, वन कॉल्ड एज कैपिटल गुड, द अदर वन इज कॉल्ड एज इनपुट। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पुराने लॉ में, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट एट द टाइम ऑफ एक्साइज के समय पर ये जो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन थी ना, ये 2 पेज की डेफिनेशन थी। यानी कि 2 पेजेस में ये डेफिनेशन दी जाती थी और हम लोगों को इस डेफिनेशन को पढ़ाने में 3 घंटे लगते थे एट द टाइम जब हम एक्साइज पढ़ाते थे।
I used to take 3 hours just to make you understand the definition of capital goods. अब मैं बताता हूं क्यों वहां 3 घंटे लगते थे, और अब वो एक्चुअल में डाइल्यूट हो गया पर्पस। एक्साइज के समय पे क्या होता था, जितने भी कैपिटल गुड्स खरीदते थे ना हम, उसका जितना भी आप टैक्स पे करते थे ना, उसका 50% क्रेडिट मिलता था इन द ईयर जब आपने कैपिटल गुड्स खरीदा, एंड रिमेनिंग 50% मिलता था अगले साल, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कैपिटल गुड शुड बी इन योर पोसेशन। लेकिन अगर आपने सेम ईयर में ही बेच दिया तो आपको वो 50% नहीं मिलता था। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? तो मेरा एक क्वेश्चन है, और इनपुट पे मिलता था सेम ईयर में 100%, तो क्या ये कैटेगराइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता था कि वेदर दिस इज कैपिटल गुड्स और इनपुट? क्या समझ आ रही है? बिकॉज कैपिटल गुड में आधा मिलता था और आधा अगले साल सब्जेक्ट टू कंडीशन, और इनपुट में क्या इंस्टेंट ही मिल जाता था। लेकिन जीएसटी में ना इन्होंने ना इसको सिंपल किया। उन्होंने कहा देखो यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वेदर दिस इज कैपिटल गुड और इनपुट, कुछ भी हो, हम इसको इन एनी केस सेम ईयर में ही आपको 100% क्रेडिट दे देंगे। इसका मतलब वो जो 50-50 का जो कॉन्सेप्ट था कैपिटल गुड्स में, क्या वो जीएसटी में खत्म किया गया? तो अब मेरा क्वेश्चन है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, क्या गवर्नमेंट को अब ये कुछ फर्क पड़ता है कि तुम किसको कैपिटल गुड बोलते हो और किसको इनपुट बोलते हो? क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है मैंने तो दोनों का क्रेडिट दे ही देना है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस प्लीज। तो इसीलिए अब ये जो डिफरेंस था, क्या एक्चुअल में क्या पर्पस डाइल्यूट हो चुका है? पहले ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में आई थिंक कि ये डिफरेंस अगर आपको नहीं भी आता ना तो भी चलेगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब लॉ ने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया? लॉ ने कहा देखो यार, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं व्हाट इज कैपिटल गुड्स। उन्होंने कहा जिस चीज को तुम अपनी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर दोगे, यानी कि एसेट साइड पे डाल दोगे, वो कैपिटल गुड्स है, और जिसे तुम P&L में ले जाओगे ना, वो क्या है? इनपुट है। एग्जाम्पल आप बताना, अब मैंने लैपटॉप खरीदा, डू यू थिंक दिस लैपटॉप इज माई एक्सपेंस या कैपिटल एसेट? तो मुझे बताओ ये कहां जाएगा, P&L में जाएगा या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में। तो जैसे ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्या फॉर जीएसटी इट बिकम्स कैपिटल गुड्स। व्हाट अबाउट प्रोजेक्टर, व्हाट अबाउट दिस नोटपैड, कैमरा? आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। तो लॉ ने क्या आपके ऊपर छोड़ दिया? लॉ ने कहा देखो मेरा तो अब इसमें इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि मुझे तो इन दोनों पे ही क्या आपको क्रेडिट देना है। बोलो बेटा, आई होप गेटिंग द पॉइंट। सो कैपिटल गुड्स और इनपुट में जो मेन डिफरेंस था, क्या वो अब डाइल्यूट हो चुका है? अच्छा, अब लेकिन जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो फिर पर्पस ऑफ डेफिनेशन क्या है? तो अब ध्यान से सुनना, पर्पस क्या है? पर्पस ये था कि अब गवर्नमेंट इस चीज पर स्ट्रेस देना चाह रही है कि हम आपको कैपिटल गुड्स और इनपुट पे क्रेडिट देंगे। शर्त क्या होगी कि जब आप इन्हें लेते हो, इसे इस्तेमाल करना होगा इन कोर्स और इन फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस। क्रेडिट तो तभी मिलेगा ना बेटा, अगर आप इन्हें इस्तेमाल करोगे इन कोर्स और इन फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ये अभी हम डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? फिलहाल इतना समझ लीजिएगा, क्या अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना है आपने। इसको हम सिंप्लीफाइड वे में समझे तो अपने, तो मैं आप क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, सोचना जरा। एसी खरीदा अपने इंस्टीट्यूट के लिए, क्या ये कैपिटल गुड की डेफिनेशन में आ गया? सेम एसी खरीदा अपने घर के लिए, क्या वो कैपिटल गुड की डेफिनेशन में आया या नहीं आया? क्योंकि जीएसटी में जो भी चीज डिफाइन की गई थी, क्या उसका लेना देना जीएसटी के साथ होना चाहिए था? बोलो। लेकिन अगर लॉ कहता है कि तुमने कोई चीज खरीदी और अपने घर में लगा ली, तो फिर उसको मैं कैपिटल गुड्स का नाम ही नहीं दूंगा, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाता भी नहीं है। बैलेंस शीट में कौन से एसेट जाते हैं? विच आर यूज्ड इन बिजनेस, विच आर पर्सनली यूज्ड, क्या वो बैलेंस शीट में जाते हैं?
नहीं। डू यू थिंक सो कि मेरी गाड़ी पर्सनल कार क्या अरुण सेतिया क्लासेस की बैलेंस शीट में होगी? ऑफ कोर्स नॉट। क्या मेरा पॉइंट है? मेरे घर में जो फर्नीचर है क्या वो अरुण सेतिया क्लासेस की बैलेंस शीट में होगा? नहीं। क्या मेरी बिल्डिंग जिसमें मैं रहता हूं, मेरा घर, क्या वो अरुण सेतिया क्लासेस की बैलेंस शीट में होगा? नहीं होगा। आई होप यू आर अंडरस्टूड। कम ऑन। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। क्लियर है? तो एक एक शब्द बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। हाँ जी, मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल गुड्स, सामने देखना बच्चे। कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप सो क्लियर टू एवरीवन। नाउ कैपिटलाइज्ड का मतलब समझते हो ना? हाँ जी, देखो दो ही चीजें होती हैं बेटा, या तो आप किसी भी चीज को P&L से राइट ऑफ करते हो या कैपिटलाइज करते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल, मैंने एंट्री दिखा रहा हूं, जर्नल एंट्री। मान लो मैंने लैपटॉप परचेज करा, तो लैपटॉप डेबिट टू बैंक, ये मैंने एंट्री कर दी। बोलो, अगर मैंने अगली एंट्री कर दी P&L टू लैपटॉप, बताओ क्या ये कैपिटलाइज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो आपने किससे राइट ऑफ कर दिया? P&L से। लेकिन कैपिटलाइज क्या होगा? जिसके लिए सेकंड एंट्री पास। अगर मैं सेकंड एंट्री पास ना करूं तो बस मुझे इतना बता दो, लैपटॉप डेबिट, क्या ये सीधा मेरी बैलेंस शीट पे चला जाएगा? आई होप गेटिंग द पॉइंट। कम ऑन, नहीं समझ आया? ठीक है, तो दोबारा पढ़ेंगे जरा। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या समझ आ गया? द पर्सन हु इज गोइंग टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट and which is used or intended to be used. I hope you are understanding. किसमें? In course or in furtherance of business. Clear है? In course or in furtherance of business. क्या ये समझ आ गया सबको? हाँ जी, एक बार दोबारा पढ़ेंगे। यहां पर एक वर्ड क्या आ रहा है? ये कहां से आ गया? Which is used or intended to be used. इसका क्या मतलब है? या तो वो आया और आते ही यूज होने लग गया। अच्छा, कई बार, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जनरेटर, मैंने जनरेटर खरीदा, आप मुझे बताओ जनरेटर यूज्ड या इंटेंडेड टू बी यूज्ड? क्योंकि उसका इमीडिएट यूज हो ये जरूरी नहीं है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? सो लॉ कहता है या तो वो यूज हो रहा था या फिर वो इंटेंडेड था कि उसे आप यूज करोगे एट एनी टाइम इन द फ्यूचर इन कोर्स और इन फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? बोलो बेटा। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट योर इनपुट्स? कहता है इनपुट मीन एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। सो सिंपल ना, कोई भी चीज जो कैपिटल गुड नहीं है वो क्या है? इनपुट है। लेकिन अगेन यूज और इंटेंडेड टू बी यूज बाय द सप्लायर इन कोर्स और इन फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस। क्या मेरा पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस प्लीज। सो इट्स वेरी सिंपल नाउ। दो चीजें माइंड में रखनी है। नंबर वन कि इनपुट वो है जो कैपिटल गुड्स नहीं है, और कैपिटल गुड्स वो है जो कैपिटलाइज होता है। कौन? जो कैपिटलाइज होता है। क्या हमें ये दोनों बातें समझ आ गई हैं? बोलो बेटा। डन? यस प्लीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने शायद आपको ये वर्ड भी करा दिया था, व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई। कौन बताएगा? कोई भी सप्लाई जिस पर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल, क्या वो टैक्सेबल सप्लाई है? नाउ टेल मी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? It is non-taxable supply. Why? Because the provision of this act is not applicable on alcoholic liquor for human consumption. क्या मेरा point clear है या नहीं? Very well done. So I am just locking it. So this is all done. Taxable person हम already पढ़ चुके हैं. Registered या liable to registered. चलता है बेटा यहाँ तक. So we have done a lot of definitions now. Goods clear, capital goods clear, input clear, services clear, taxable person clear, taxable supply clear. क्या सबको क्लियर है? ठीक है। अब हम ना दो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं जो मुझे ऐसा लगता है
कि बहुत लोगों को इस पर कंफ्यूजन है, ठीक है। जस्ट पहले ही इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये शब्द इतनी बार यूज होगा, इतनी बार यूज होगा कि आपको लगेगा कि सर इसको हम तो ज्यादा अच्छा है। तो लिखिए द वर्ड टर्नओवर इन स्टेट और मार्क कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, टर्नओवर इन स्टेट। अच्छा, मैं आपको ना दो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। पहली डेफिनेशन है टर्नओवर इन स्टेट और दूसरी डेफिनेशन है एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। तो ये दो डेफिनेशंस को बहुत डिटेल में समझेंगे हम लोग, एंड आई विल टेक अराउंड 25 मिनट 30 मिनट टू अंडरस्टैंड यू दिस डेफिनेशन। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि टर्नओवर इन स्टेट एंड एक और वर्ड आएगा दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर, दोनों में डिफरेंस क्या है, इन शब्दों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो जस्ट आई विल टेक 2-3 मिनट कि थोड़ा सा डिफरेंस पहले दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एटीओ एंड टीओ, एटीओ एंड टीओ, और टीओ के सामने ना हमेशा इन स्टेट जरूर लिखा होगा, और ये भी समझेंगे कि इन स्टेट क्यों लिखते हैं इसके आगे। और एटीओ के आगे कभी भी इन स्टेट नहीं लिखा होगा, खाली क्या लिखा होगा, एटीओ, एग्रीगेट टर्नओवर। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? ठीक है। फिर हम समझेंगे ये दो डेफिनेशन का यूज क्या है, फिर हम समझेंगे कि ये डेफिनेशन है क्या और इनमें कितनी सिमिलैरिटी है और कितनी डिसिमिलैरिटी है। क्लियर है? ठीक है। और ये चीज ना हम लोग इन दोनों को सामने रख के ही समझ सकते हैं। इन दोनों को जब हम सामने रखेंगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज हमें समझ नहीं आएगा। क्लियर है? तो सामने देखना है आपने। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये मैं क्वेश्चन जो मैं बोलूंगा ना, प्रिज्यूमिंग कि आपको थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव का याद है, ठीक है ना, जस्ट प्रिज्यूमिंग। अगर नहीं याद आएगा तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? कौन मुझे बताएगा, अगर अरुण सेतिया क्लासेस की एक ब्रांच दिल्ली में है एंड दूसरी ब्रांच यूपी में है, आई हैव 2 ब्रांचेस, तो आपसे जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, क्या ये दोनों एक ही पर्सन है या फॉर जीएसटी दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन्स? हाँ जी, कौन कौन बताएगा? आर दे सेम और डिस्टिंक्ट पर्सन्स? डिस्टिंक्ट पर्सन। वाई दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन? बिकॉज जब हम चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, क्या इन दोनों को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? दिल्ली वाली ब्रांच को दिल्ली में लेना पड़ेगा, यूपी वाली ब्रांच को यूपी में लेना पड़ेगा। अग्रीड? ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या दोनों ब्रांचेस जब रजिस्ट्रेशन लेंगी तो क्या दोनों का पैन सेम होगा? बोलो बेटा। तो इसका मतलब ऑल पर्सन्स हैविंग सेम पैन, कम ऑन, लाइन बोलनी है, पर्सन्स हैविंग सेम पैन। क्या आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांचेस? आज के बाद जब भी मैं ये लाइन बोलूंगा, कौन सी लाइन? ऑल पर्सन्स हैविंग सेम पैन। जब भी मैं ये लाइन आपको बोलता नजर आऊं तो आप समझ जाना कि मैं ये कह रहा हूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांचेस। कम ऑन, क्या बोल रहा हूं मैं? ब्रांचेस की बात हो रही है। यस प्लीज। ठीक है। एंड अगर आपको याद हो, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा हो, तो क्या एज पर सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में क्या इन दोनों को डिस्टिंक्ट माना जाता था? इन दोनों को क्या माना जाता था? डिस्टिंक्ट माना। यानी कि लॉ की नजरों में क्या ये दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब कोई भी 2 ब्रांचेस जिनका पैन नंबर सेम है और अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है तो क्या वो डिस्टिंक्ट माने जाएंगे? दैट्स ऑल। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं ये कहूं कि ब्रांच 1 का टर्नओवर इन दिल्ली, अब मुझे बताओ यहां पे मैं जब मैं ब्रांच 1 की बात कर रहा हूं, जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौन मुझे बताएगा? ब्रांच 1 की जब मैं बात कर रहा हूं तो क्या टर्नओवर इन दिल्ली की बात करूंगा? ब्रांच 2 की बात करूंगा तो टर्नओवर इन यूपी की बात करूंगा। आई होप सो गेटिंग द पॉइंट। बोलो।
ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे टर्नओवर बताओ ब्रांच 1 की इन दिल्ली, तो क्या आप ब्रांच 2 को उसमें ऐड कर दोगे? क्या करोगे? ऐड नहीं करोगे ना, क्योंकि मेरा तो क्वेश्चन कितनी क्लियरली बोल रहा हूं मैं, इतना साफ कोई बोलता है क्या? कह रही ना, इतना साफ तो ना बोलते हैं। हाँ बोले थे ना, मैंने क्या बोला? कम ऑन, मैंने कहा अगर मेरा क्वेश्चन है कि मुझे टर्नओवर चाहिए ब्रांच 1 की विच इज इन दिल्ली, तो मेरा क्वेश्चन है क्या आप मुझे टर्नओवर इन स्टेट ऑफ दिल्ली आंसर दोगे? और जब मैं B2 का पूछूंगा तो टर्नओवर इन स्टेट ऑफ यूपी आंसर दोगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? अच्छा, अगर मैं पूछूं व्हाट इज माय एग्रीगेट टर्नओवर, क्या आप क्लब कर दोगे? बस यही तो फर्क होगा, इतना ही तो फर्क होगा। जब मैं बोलूंगा एग्रीगेट तो क्या B1 प्लस B2 यानी कि ऑल ब्रांचेस विद सेम पैन, क्या आप जोड़ दोगे? बोलो। तो मेरा क्वेश्चन है whenever I am asking you turnover in state, so we will not club the turnover of other branches, come on, turnover of, but when I will ask you aggregate turnover, come on, I'll ask you क्या we will club turnover of all the states. so simple यार, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब मेरा क्वेश्चन है दोबारा से, यहां देखेंगे जरा, तो हमें दोनों में डिफरेंस तो समझ आ रहा है कि जब हमें क्लबिंग करनी होगी टर्नओवर ऑफ ऑल पर्सन्स हैविंग सेम पैन, तो क्या हम ATO निकाल रहे हैं? बोलो। और जब हम टर्नओवर ऑफ ऑल पर्सन्स या ऑफ पर्सन, यहां पे वर्ड क्या आएगा? पर्सन्स या पर्सन? आई होप गेटिंग द पॉइंट। तो जब हम एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं तो क्या टर्नओवर की बात हो रही है, ना कि एग्रीगेट टर्नओवर की। क्या मेरा पॉइंट समझ आता है? बोलो बेटा। ठीक है, तो ये पहला मेजर डिफरेंस बिटवीन ATO एंड TO, पहला मेजर डिफरेंस किसके बीच में? ATO एंड TO के बीच में पहला मेजर डिफरेंस। क्या सबको क्लियर है? सेकंड, कई बार बच्चा पूछता है कि सर एक बात बताओ, ये डिफरेंस बनाया क्यों गया है? बनाया क्यों गया है? व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग दिस डिफरेंस इन द एंटायर GST लॉ? तो तुम मुझे बताओ। चलो, जब भी मुझे कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी होगी कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट, टेल मी, आई विल टेस्ट क्या? कम ऑन, क्या टेस्ट करूंगा? क्योंकि जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा तो क्या आपकी सारी ब्रांचेस को क्लब करके देखा जाएगा। लेकिन जब मैं बोलूंगा चलो 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 दिल्ली वाली ब्रांच टैक्स पे करो, तो दिल्ली वाली ब्रांच कौन सा टैक्स देगी? टर्नओवर इन दिल्ली का। यूपी वाली ब्रांच चलो अपना टैक्स पे करो। वेरी गुड, क्या समझ आया या नहीं? तो क्या अपने अपने स्टेट का पैसा दोगे आप? कम ऑन। लेकिन जब मैं एलिजिबिलिटी की बातें करूंगा तो क्या हम एग्रीगेट करके देखेंगे। क्या सबको क्लियर है या नहीं? तो ATO का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कब होता है? एलिजिबिलिटी टेस्ट करते समय। सारे बोलेंगे ATO का यूज कब होता है? एलिजिबिलिटी टेस्ट करते समय। और मेरे बच्चे TO का यूज कब होता है? TO क्या पेमेंट ऑफ GST के समय पर क्या एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू पे GST ऑन टर्नओवर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स? क्या दोनों में डिफरेंस समझ आता है? यस और नो? आवाज बहुत धीमी धीमी है, धीमी धीमी, थोड़ा तेज बोलो। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना आजकल कुछ क्लासेस YouTube पे जा रही हैं, तो YouTube पे जाने से बच्चों को पता चलना चाहिए कि फेस टू फेस में बच्चे आने शुरू हो गए हैं, ताकि ये सोते हुए बच्चे भी आए, है ना? हाँ, तो जोरदार आवाज के साथ बोलना है। क्या डिफरेंस समझ आया? अभी दिखा? ओके, हाँ जी। क्या मैं इसको लॉक करूं? वेरी वेल डन। सो आई एम वेरी श्योर ATO वर्सेस TO। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ाई, जस्ट बताने की कोशिश करी कि वाई वी हैव टू डेफिनेशंस इन द एंटायर लॉ।
सो आपके अब ये कितना काम आएगा, यू कैन अंडरस्टैंड। जब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ाऊंगा, क्या वहां पर ये शब्द बार बार आएंगे? सो वहां मुझे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करना होगा। जब हम रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, क्या ये फिर आएगा? सो आई एम वेरी श्योर कि वहां पर हमें इन चीजों को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब पढ़ते हैं पहले टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन। ठीक है जी, बड़े आराम आराम से देखना है। टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर इन यूटी का मतलब क्या है? का मतलब क्या है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। अब यहीं रुक जाते हैं। एग्रीगेट वैल्यू किसका? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। यहां से देखते रहना, जितने भी टैक्सेबल सप्लाईज होंगी, हाँ, जितने भी टैक्सेबल सप्लाईज होंगी, क्या उन्हें हम यहां पर लेकर आएंगे? बोलो बेटा। जितने भी टैक्सेबल, इसका मतलब आपने अगर कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करी है तो क्या वो टर्नओवर का पार्ट है? ठीक है, लेकिन अब जरा कुछ बातें करते हैं, फिर दोबारा लौट कर आएंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। आई एम वेरी श्योर कि हमने एग्जीक्यूटिव में एक पॉइंट पढ़ा था, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज पढ़ा था हमने। मैं पहले जानना चाहता हूं, मैं पहले पूछूंगा चेक करने के लिए कि आपको याद है या नहीं। अगर लाइबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन सप्लायर है तो दिस इज फॉरवर्ड चार्ज, और अगर लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन रिसिपिएंट है तो दिस इज रिवर्स चार्ज। डन। तो मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, आपने बताना है मुझे। अरुण सेतिया क्लासेस ने कुछ आउटवर्ड सप्लाई करी है जो कि एफसीएम में आती है। किस में आती है? अच्छा, अरुण सेतिया क्लासेस ने सप्लाई करी है, तो आई एम सप्लायर, एंड ये सप्लाई किस में आ रही है? एफसीएम में। मान लो 10 लाख की। तो मेरा क्वेश्चन है, इस 10 लाख पे जीएसटी बच्चे भरेंगे या अरुण सेतिया क्लासेस? लॉजिक बताना है। अरुण सेतिया क्लासेस भरेगा। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज क्या सप्लायर लाइबल टू पे? तो ये जो 10 लाख की सप्लाई दी है, क्या मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को पे करूंगा? बोलो। ठीक है, तो अरुण सेतिया क्लासेस की एक लाइबिलिटी आ गई कि उसको जीएसटी पे करना है ऑन 10 लाख टू द गवर्नमेंट। वो अलग बात है, क्या मुझे आपसे लेकर जमा कराना है? क्लियर है? ठीक है। अब मैंने कोई इनवर्ड भी लिया होगा। जब मैंने इनवर्ड लिया होगा तो अरुण सेतिया क्लासेस सप्लायर है या इसके लिए रिसिपिएंट है? भाई जब मैं इनवर्ड, देखो मैं एक ही समय पर सप्लायर भी हूं और रिसिपिएंट भी हूं। कुछ सप्लाईज के लिए मैं सप्लायर हूं और कुछ सप्लाईज के लिए मैं रिसिपिएंट हूं। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? मान लो मैंने 2 लाख का एक इनवर्ड सप्लाई लिया था। कितने का? और इस पर लगा हुआ था आरसीएम। बताओ इसका टैक्स सप्लायर पे करेगा या इसका भी टैक्स अरुण सेतिया क्लासेस पे करेगा? नहीं समझ आया। पक्का? यहां पर अरुण सेतिया क्लासेस क्यों बोला? क्योंकि जो सप्लाई आरसीएम में है, क्या लाइबिलिटी टू पे ऑन रिसिपिएंट होता है? लाइबिलिटी टू पे ऑन। तो कौन मुझे बता सकता है क्या टोटल टैक्स जो मुझे पे करना है, क्या 12 लाख पे करना है? 10 आउटवर्ड और 2 इनवर्ड, जिस पर क्या लगा था? आरसीएम। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, आई विल बी पेइंग टैक्स ऑन 12 लाख रुपीज। कोई दिक्कत? लेकिन मेरा सवाल है, डज इट मीन कि माई टर्नओवर इज 12 लाख? टैक्स 12 पे देना है, लेकिन क्या इसका मतलब मेरी टर्नओवर 12 हो गई या टर्नओवर आज भी 10 है? नहीं समझ आया। आई विल पे टैक्स ऑन 12 लाख बट स्टिल माई टर्नओवर विल बी। नहीं समझ आया। कम ऑन। सो आई विल बी पेइंग टैक्स ऑन 12 लाख बट माई टर्नओवर विल बी। तो यही चीज इन्होंने यहां पे देखो कैसे लिखी।
एक्सक्लूड कर देना। टैक्सेबल सप्लाई जब आप लोगे ना भाई, टैक्सेबल का मतलब जिस पर आपने टैक्स देना है, टैक्स तो 12 पे देना था, बोलो टैक्स तो, लेकिन उस 12 में से हटा दो किसको, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई को, जिस पर आप टैक्स पे कर रहे थे ऑन रिवर्स चार्ज। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं? क्या ये लॉजिकल भी है? तो मेरा क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर केस में मेरी टर्नओवर फिलहाल कितनी है? 10 लाख। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया है? मेरी टर्नओवर फिलहाल कितनी है? 10 लाख। क्या लॉक कर दूं? टर्नओवर इन अ स्टेट में नंबर 1 क्या आता है? सारे बोलेंगे नंबर 1 पे क्या आता है? टैक्सेबल सप्लाई। कब नंबर 1 पे क्या आता है? नहीं समझ आया। नंबर 1 पे क्या आता है? डन, वेरी गुड, लॉक कर दे इसको। ठीक है, नंबर 2 पे आता है एग्जम्प्ट सप्लाईज। नंबर 2 पे क्या आता है? अब एक बच्चा पूछता है सर व्हाट इज एग्जम्प्ट सप्लाईज, व्हाट इज। अब एग्जम्प्ट सप्लाई क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, डिटेल में समझाता हूं, ठीक है ना। व्हाट इज एग्जम्प्ट सप्लाई, ध्यान से देखना। हालांकि इसकी डेफिनेशन मेरे को पढ़ानी है, बट अगर आप ये समझ लोगे तो डेफिनेशन अपने आप कवर हो जाएगी। मेरा एक सवाल है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज, जितने भी गुड्स और सर्विसेज को मैं सप्लाई करता हूं, उसके जीएसटी रेट्स क्या शेड्यूल्स में गिवन है? किसमें गिवन है? और शेड्यूल में जो रेट्स होते हैं उनको हम टैरिफ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना है आपने, क्या ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर वो चीज जो गुड्स या क्या उसका रेट देना पड़ेगा, सबका रेट देना पड़ेगा, यस और नो? अच्छा, ये लिस्ट बहुत छोटी होती होगी या बहुत मैसिव कवरेज लिस्ट है ये, है ना। तो अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो पेन, मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूं, उसको पकड़ना है बस आपने, ठीक है ना। पे जीएसटी रेट लिखा हुआ है 12%। तो मेरा क्वेश्चन है, हम क्या बोलेंगे? टैरिफ रेट कितना है इसका? 12%। क्लियर है? ठीक है। बुक्स, अगर मैं ये कहूं कि गवर्नमेंट बुक्स पर जीएसटी नहीं लगाना चाहती, कम ऑन, गवर्नमेंट बुक्स पर नहीं लगाना चाहती, प्लीज समझेगा ध्यान से, गवर्नमेंट बुक्स पर जीएसटी, तो गवर्नमेंट क्या इसको निल रेटेड कर सकती है? बोलो। तो इसको आप क्या बोलोगे? बुक्स आर निल रेटेड। कम ऑन, बुक्स आर, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि पेन पे भी हटाना है। गवर्नमेंट ने शुरू में तो पेन पे कितना लिख दिया, अब पेन पे भी हटाना है हमें। तो आई एम वेरी श्योर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 11 में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, क्या अगर ये चाहें तो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को क्या होली और पार्शली एग्जम्प्ट कर सकते हैं? कुछ याद आ रहा है? लेकिन अगेन सब्जेक्ट टू जीएसटी काउंसिल। अगर मैं ये कहूं कि काउंसिल के साथ बैठकर ये डिसाइड हो गया कि अब हम इसको भी जीएसटी से बाहर करना चाहते हैं, तो क्या एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन लाकर, कम ऑन, क्या इसको भी एग्जम्प्ट किया जा सकता है? बोलो। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, अगर थ्रू एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, कम ऑन, अगर थ्रू ये एग्जम्प्ट किया जाएगा तो इसका टैरिफ रेट निल होगा या टैरिफ आज भी 12 ही होगा? टैरिफ तो अभी भी कितना होगा इसका? क्या इसका इफेक्टिव रेट 0 हो जाएगा? नहीं समझ आया? देखो ध्यान से सुनना, ये है निल रेटेड, यानी कि जिसका रेट ही क्या है? निल। इसका रेट कितना है? लेकिन क्या ये भी इफेक्टिवली निल किया जा सकता है? नहीं समझ आया? बाय नोटिफिकेशन, कम ऑन, बाय यूजिंग सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट।
क्या कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का? बोलो। तो मेरा क्वेश्चन है एग्जम्प्टेड सप्लाई कौन कौन होगी? नंबर 1 जो या तो रेट ही जिसका क्या है निल, या जिसका रेट तो निल लेकिन वो होली क्या करी गई? एग्जम्प्ट करी गई वाया सेक्शन 11 या वाया सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। क्या वो भी एक तरह से एग्जम्प्ट ही हो जाएगी? बोलो। एज वेल एज गवर्नमेंट कहती है जितनी भी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, कौन जितनी भी, क्या वो भी बाय डिफॉल्ट एग्जम्प्टेड है? कमन वो भी बाय डिफॉल्ट क्या है? क्या सबको क्लियर हो गया है नहीं? बोलो। तो अब यहां आ जाते हैं, कौन बताएगा एग्जाम सप्लाईज में क्या क्या आएगा? नील रेटेड सप्लाईज विच आर इधर अंडर सेक्शन या अंडर सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एंड शेल ऑल्सो इंक्लूड क्या? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। कुछ पल्ले पड़ा जी? बोलो बेटा। पहला क्वेश्चन, टर्नओवर में क्या क्या आएगा? यही पूछा था। तो सबसे पहले क्या आएगा? टैक्सेबल सप्लाईज आएंगी। बट टैक्सेबल सप्लाईज में किसको नहीं लेना? इनवर्ड सप्लाईज नहीं लेनी। वेरी गुड, जिस पे आरसीएम लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे क्या लेना है? एग्जाम सप्लाईज। और एग्जाम सप्लाईज में 3 होती है, या तो निल रेटेड या होली एग्जाम या ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेड विद इन अ स्टेट और यूटी, क्या मतलब है? विद इन अ स्टेट, विद इन का मतलब क्या होता है? इंटर या इंट्रा? तो क्या इन्होंने टर्नओवर इन स्टेट निकालते समय क्या सारी इंट्रा स्टेट तो ले ही ली? आगे क्या लिखा है? बाय अ टैक्सेबल पर्सन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय अ? यानी कि सारे लोग विद सेम पैन, या ओनली 1 पर्सन की बात हो रही है? अच्छा, मेरे एग्जाम्पल में B1 B2 दोनों या खाली B1? B1 B2 दोनों या खाली B1? आई होप सो अंडरस्टूड ना? बोलो बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विद इन द स्टेट तो हो गया। अगर वो आदमी क्या करता पाया गया, क्या वो भी लेंगे? और अगर वो आदमी, क्या वो भी लेंगे? नहीं समझ आया। दिल्ली वाला आदमी दिल्ली में जो बेचेगा लेंगे, यूपी में जो बेचेगा लेंगे, यूएस में जो बेचेगा लेंगे। खत्म। नहीं समझ आया? बोलो। एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर हो रहा है या नहीं? देखो, हम लोग एग्जीक्यूटिव में भी ये डेफिनेशन पढ़ी है ना, बट रुकते नहीं है हम लोग, पढ़ते हैं बस। पढ़ते हैं ना, रुकते नहीं है, एक एक वर्ड के मीनिंग पे नहीं रुकते। और मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके कुछ रीजंस भी हैं। आप मेरे से पढ़े हो या कहीं और पढ़े हो, कहीं पे भी पढ़े, अगर आपको नहीं रुक के बताया गया तो ना मेरी गलती है ना उस टीचर की गलती है। उसका रीजन क्या है? एग्जीक्यूटिव में हम इतनी चीजों को लिंक नहीं कर पाते ना। जैसे अभी मैंने पढ़ाते पढ़ाते ही बोला सेक्शन 11 याद है, तो आपको थोड़ा बहुत याद था, तो यू वर एबल टू कोरिलेट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन अभी क्या है, मैंने पहले ही बोला, डे 1 से मैं बोल रहा हूं कि आपका माइंड बेटर है, मैच्योर्ड है, तो चीजों को आप इजीली लिंक कर पाओगे और अब आपका लेवल जो है एकदम से ही नेक्स्ट लेवल पे आएगा। क्या क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ेंगे। और बोथ मेड फ्रॉम द स्टेट और यूटी बाय सेड टैक्सेबल पर्सन, बट एक्सक्लूड करेगा इसमें क्या? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड या सेस। मतलब समझ आ गया नहीं? मतलब अगर मान लो मेरी टर्नओवर है 2 लाख प्लस 36,000 जीएसटी, 236, तो आप टर्नओवर लोगे कितनी? 2 लाख। आप 236 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि मेरी टर्नओवर इज 2 लाख। क्या सबको क्लियर हो गया? यस और नो? क्या हमें टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई? अब मैं फटाफट से पूछूंगा, आपने आंसर देना है। अगर आप आंसर दे पाए तो इसका मतलब आपको क्लियर है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन, क्या इसमें सारी टैक्सेबल सप्लाई आएंगी? निल रेटेड आएंगी? होली एग्जाम्प्ट आएंगी? क्या लिकर भी आएगा? लिकर नॉन टैक्सेबल ही तो है। अगर मैंने लिकर बेचा है तो क्या वो भी आएगा? बोलो बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। क्या सबको क्लियर है?
मेरा अगला क्वेश्चन, क्या इसमें इंट्रा स्टेट भी आएगी, इंटर स्टेट भी आएगी, क्या एक्सपोर्ट्स भी आएंगे? बोलो, बाय ऑल पर्सन्स या बाय अ पर्सन? समझ आ गया क्या? ये सबको क्लियर हो गया? अब मैं एग्रीगेट टर्नओवर आज पढ़ा नहीं रहा, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डोंट यू थिंक सो कि एग्रीगेट टर्नओवर में भी टर्नओवर तो सेम ही होगी? बोलो, बस उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा होगी, ऑफ अ पर्सन या ऑफ ऑल पर्सन्स हैविंग सेम पैन। एक वर्ड का चेंज होगा, बताओ क्या? ऑल पर्सन्स हैविंग सेम पैन। क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो बेटा। एंड रेस्ट, क्या टैक्सेबल उसमें भी आएगी, एग्जम्प्टेड उसमें भी आएगी? बोलो, सब कुछ आएगा, बट ऑफ अ पर्सन नहीं आएगा, ऑफ ऑल पर्सन्स आएगा। क्या सबको क्लियर हो गया? यस और नो? यस प्लीज, वेरी वेल डन। सो आई एम वेरी श्योर टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि बहुत बार यूज होंगी, तो इसलिए आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, किसी तरह की कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय तकलीफ होगी। क्या सबको क्लियर है? बोलो बेटा। चलिए, सो एक बारी मैं अब आपको लगे हाथ ना एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन भी पढ़ा देता हूं, क्योंकि वो हो गई है। मीनिंग एग्जम्प्ट सप्लाई पढ़ के देख सकते हैं आप। देखो क्या लिखा है, एग्जम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट। अच्छा, जब मैं बोलता हूं विच अट्रैक्ट्स निल रेट, मतलब क्या इसका शेड्यूल में निल रेट है, इसका शेड्यूल में ही रेट क्या है? निल है। क्या समझ आ गया? या फिर विच मे बी होली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 या सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स क्या? सो सिंपल। क्या ये डेफिनेशन हमें आ गई? बोलो मेरे बच्चे, बोलो। सो आई एम वेरी श्योर दीज डेफिनेशंस आर डन नाउ। सो अगर आपसे कोई पूछता है टेल मी व्हाट इज गुड्स, बता पाएंगे आप? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सर्विसेज? अच्छा, व्हाट इज कैपिटल गुड्स, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज एग्जम्प्ट सप्लाई, व्हाट इज टर्नओवर, व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर, व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई, व्हाट इज टैक्सेबल पर्सन? कम ऑन, क्या ये सारी डेफिनेशन हमें थॉरोली समझ आ गई है? यस प्लीज, क्लियर है? अब चलते हैं अपनी मेन डेफिनेशन पे। बताओ, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ GST? और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड, बिकॉज द एंटायर लॉ, गवर्नमेंट का इतना ह्यूज रेवेन्यू क्या एक शब्द पे टिका हुआ है, एंड दैट शब्द इज लिखेंगे जरा। हाँ जी, मीनिंग ऑफ द टर्म सप्लाई। बिफोर स्टार्टिंग दिस डेफिनेशन, इसके बारे में पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है? देखिए, अभी तक आपने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी, चाहे वो गुड्स की थी, चाहे वो कैपिटल गुड्स की थी, चाहे वो इनपुट की थी, चाहे वो सर्विसेज की थी, ये सारी डेफिनेशंस वर कंटेन्ड इन सेक्शन 2। किस में थी ये सारी? सेक्शन 2 में थी, राइट? और ज्यादातर डेफिनेशन वर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मीन्स, गुड्स मीन्स, सर्विसेज मीन्स, exempt supply means. Getting the point? So most of the definitions were in section 2 and starting from means. यही था। अब समझते हैं क्या मतलब है इसका, और आई एम वेरी श्योर दिस इज नॉट अबाउट GST। आपने कंपनी लॉ भी पढ़ा होगा, सारी डेफिनेशन कहाँ पे है? सेक्शन 2 में है। अच्छा, सेक्शन 2 के साथ कौन होता है? क्लॉज होता है।
क्योंकि वो हर अगले पॉइंट को क्या पिछले से अलग कर देता है, उसका कोई लिंकेज नहीं होता, कमन उसका कोई, और जहां लिंकेज नहीं होगा क्या डेफिनेटली उसको हम सब सेक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, क्लॉजेस बोलते हैं। क्या सबको क्लियर है? ठीक है। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है, व्हेन आई टॉक अबाउट सप्लाई, कम ऑन, व्हेन आई टॉक अबाउट, तो लॉ ने जब इस शब्द पे बातें करी, चर्चा करी, तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन सप्लाई, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी डेफिनेशन फॉर द सप्लाई। हम आपको सप्लाई की कोई डेफिनेशन ही नहीं देंगे। अब दिमाग में आया सर ऐसा क्यों, भाई डिफाइन तो करो। उन्होंने कहा सर सॉरी, बाय डिफाइनिंग दिस टर्म वी डोंट वांट कि इसका स्कोप छोटा हो जाए। समझ आ रही है? तो लॉ ने बहुत क्लियरली अपना माइंड मेकअप कर लिया कि वी नो दैट द एंटायर रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, whether this is state or central, is based on only one word, that is supply। और जैसे ही इन्होंने उसको सेक्शन 2 में डाल दिया, इसका ऑरा छोटा हो जाएगा एंड एवरीबडी उसके पीछे पड़ जाएगा हाउ टू फाइंड आउट द लूप होल्स ऑफ दैट वर्ड। गेटिंग द पॉइंट? तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, सॉरी सर, छोड़ो परे यार, सप्लाई क्या हमें भी नहीं मालूम, बट हम उसके स्कोप में किस किस को लाएंगे वो हम बता सकते हैं। इसका मतलब देयर इज एक्चुअली नो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। समझ आ गया? और सेक्शन 7 क्या है? क्या ये डेफिनेशन ऑफ सप्लाई है या स्कोप? ये हमें क्या बताता है? स्कोप के बारे में बताता है, ना कि ये डिफाइन करेगा सप्लाई को। क्या मेरा पॉइंट ले रहे हैं? नहीं, कम ऑन। सो रियलिटी में वी डोंट हैव एनी डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। हमारे पास सप्लाई की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड क्यों। क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी इस शब्द को सेक्शन 2 में लाकर इसके स्कोप को कम करना। क्या समझ आ रही है? इसलिए इनको इसको सेक्शन 2 में ना डालकर क्या एक्सक्लूसिव एक सेक्शन बना दिया 7, जो हमें क्या सिखाएगा? सप्लाई या स्कोप ऑफ सप्लाई। यस, क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप किसी चीज का स्कोप बताते हो, एक लड़की, ये बच्ची आई मेरे पास क्लास के बाद, कहती सर स्कोप ऑफ सीएस बता दो। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या किसी भी चीज का स्कोप लिमिटेड हो सकता है क्या? क्या मैं 4 लाइनों में खत्म कर दूंगा इसका स्कोप? बोलो। या जो मैं बताऊंगा वो बड़े सारे स्कोप्स में से जो मुझे मालूम होंगे वो बताऊंगा। कम ऑन। लेकिन क्या अगर इसने सेम क्वेश्चन इससे पूछा तो क्या हो सकता है ये स्कोप और ज्यादा बता दे, जो शायद मैंने भी ना बताया हो। क्या मेरा पॉइंट ले रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब किसी भी चीज का स्कोप एग्जॉस्टिव तो हो ही नहीं सकता। क्या वो हमेशा इंक्लूसिव होगा? कम ऑन, वो हमेशा क्या होगा? इसीलिए जब सेक्शन 7 बनाया गया तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्या स्कोप ऑफ सप्लाई मीन्स या इंक्लूड्स? सारे बोलेंगे क्या लिखा होगा? स्कोप ऑफ सप्लाई मीन्स या इंक्लूड्स? वेरी गुड। अब उन्होंने यहां पे क्लियर कर दिया कि हम इस एक्सप्रेशन, ये जो सप्लाई वर्ड आप बोल रहे हो, इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं समथिंग विच इज रिटन इन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हो आप, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो बेटा। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि सेक्शन 7 हमें बताएगा स्कोप ऑफ सप्लाई, डिवाइडेड फर्दर इन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, देन 2 एंड देन 3। सो वी हैव कुल मिलाकर these subsections। 7 subsection 1 will be further divided in 3 clauses, clause A, clause B, clause C। क्या सबको क्लियर है? So we'll try to understand what is written in clause A, what is written in clause B, what is written in clause C। क्या सबको क्लियर है या नहीं? वेरी वेल डन। तो अब हम एक एक करके चीजों को इलैबोरेटेड वे में पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, एक एक चीज को अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ेंगे। और अगर इन केस
कोई भी शब्द आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ आया, प्लीज स्टॉप मी देयर, मैं उसको इलैबोरेट करूंगा और ज्यादा। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट नाउ सेक्शन 7(1) क्लॉज ए, बी एंड सी। पहले हम इन 3 क्लॉजेस को करेंगे खत्म। क्लियर है? चलिए सामने देखना जरा सबने। इन्होंने कहा क्लॉज ए में कि ये इंक्लूड करेगा ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। कितनी अजीब सी बात है। यू आर टेलिंग मी व्हाट इज सप्लाई एंड यू आर कैसे बता रहे हो आप? वी विल इंक्लूड ऑल सप्लाई। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इटसेल्फ एक्चुअली दे आर नॉट डिफाइनिंग व्हाट इज सप्लाई। किसी भी डेफिनेशन में जिस वर्ड को आप डिफाइन कर रहे हो वो थोड़ा ना आ जाता है। बोलो कार क्या है? कार मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ कार। अच्छा, वेरी गुड डेफिनेशन। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये डिफाइन किया मैंने? नहीं, डिफाइन तो करा ही नहीं। सप्लाई में इंक्लूड होगा ऑल टाइप्स ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज। नाउ मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सच एज? What is such as? Such as का मतलब they are simply trying to tell us कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि उनको भी मालूम है उन्होंने कुछ समझाया ही नहीं है। उनको भी मालूम है कि उन्होंने कुछ क्या, उसको वो एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे हैं। Such as सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीजिंग, डिस्पोजल। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि साइनोनिम्स हैं। यस प्लीज। फिर भी इन्होंने क्यों लिखा? उन्होंने कहा हम तो इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि आप इसको जिस मर्जी नाम से बुलाओ, क्या हम इसको इंक्लूड करेंगे? बोलो, मुझे बताओ, अगर आप कोई पुरानी घर की चीज बेचते हो तो वो सेल है या डिस्पोज ऑफ? आपने कई बार सुना भी होगा। मैं अभी मैं 2 मिनट बाहर गया था ना, तो मैंने महेंद्र भैया को बोला था, यार ये सारा जो इधर वाला गंद है ना, इसको डिस्पोज ऑफ करो। सेल नहीं बोला मैंने। क्या करो? सेल वर्ड तो मैं तब बोलूंगा व्हेन वी आर डीलिंग इन दैट आइटम। जल्दी जल्दी माल बेचो। अब कूड़ा थोड़ा ना बेचते हैं हम लोग। बोलो, गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, विजय सेल वाला क्या बोलेगा? उसके पास बड़े सारे एसी पड़े हुए हैं। कम ऑन, जल्दी जल्दी सेल करो। तो सेल एंड डिस्पोजल साइनोनिम्स है, बट वन इज यूज्ड फॉर समथिंग विच इन विच यू आर डीलिंग विद, एंड वन इज बेसिकली डीलिंग जिसके अंदर आप डील कर रहे हो, या जो एक्चुअली में सेकेंड हैंड है जिसको आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, है ना? ऐसे ही 2 वर्ड मैंने बता दिए, सेल हो गया और डिस्पोजल हो गया। राइट, 2 वर्ड हो गए। ठीक है, अब मुझे बताओ बार्टर एंड एक्सचेंज। बार्टर एंड एक्सचेंज, मुझे बताओ बार्टर और एक्सचेंज वर्ड ये जो आएंगे, इट्स वेरी सिंपल ना। जहां पर कंसिडरेशन कुछ नहीं होना चाहिए, दैट इज अ बार्टर सिस्टम। क्या है वो? बार्टर। लेकिन जहां पर अपार्ट फ्रॉम एक्सचेंज आई एम पेइंग सम मनी, दैट इज, बताओ, नए मोबाइल के बदले में पुराना मोबाइल, बार्टर है ये? इसको बार्टर बोलेंगे? एक्सचेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो कई बार आपने देखा होगा एक्सचेंज मेला, पुराना लैपटॉप लाओ, नया ले जाओ और उसमें इतना पैसा और दे दो। तो वहां पर क्या लिखा होता है? बार्टर मेला, एक्सचेंज मेला। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? बोलो। अभी हमारा ना एक वेस्ट पटेल नगर में ना 28 ब्लॉक में मेरा 3rd फ्लोर पे टेरेस है और उसके 1st फ्लोर पे कोई और रहता है, तो वो मैंने ऐसे रेंट पे दिया हुआ है किसी को। तो मेरे को कल उनका फ़ोन आया, तो उनके बेटे की ना मैरिज हुई है, तो फैमिली साइज़ बड़ा हो गया, तो 1 फ्लोर में वो पूरे नहीं आ रहे। अब मेरे पास 3rd के साथ 4th भी है और 4th में भी बना हुआ है, तो लोगों को लगता है ना यहाँ पे 2 फैमिलियाँ सेट हो सकती है, एक 3rd में सेट हो जाएगी और एक 4th में सेट हो जाएगी, है ना? तो उनका कल मुझे फ़ोन आया, कह रहे अरुण जी 1st और 3rd बार्टर कर ले। एक्सचेंज वर्ड नहीं आया, उन्होंने क्या बोला? मैंने कहा कैसे बार्टर हो जाएगा? कह रहे कुछ नहीं, तुसी थल्ले आ जाओ, असी ऊपर आ जाते हैं।
मैं क्या तुसी ऊपर आओगे 2 फ्लोर विच, पंजाबी समझ आती है, तुसी ऊपर आओगे 2 फ्लोर विच, मैं थल्ले आवांगा 1 फ्लोर विच, तो बाटर किमें होएगा? नहीं समझ आया, बाटर कब होता? हाँ, तो बाटर तो नहीं, मैंने कहा देखो जी एक्सचेंज कर सकते हैं, साथ में ऊपर पैसे भी ले लूंगा मैं। हाँ अभी समझ आता है, ठीक है। सो बाटर एक्सचेंज डन, ठीक है। अच्छा मैं तुझे कुछ गिफ्ट दे रहा हूं, सेल है ये, डिस्पोजल है, बाटर है, एक्सचेंज है, ट्रांसफर है। कौन है ये? आई एम ट्रांसफरिंग, कम ऑन, आई एम। तो क्या इन्होंने उसको भी ले लिया? बोलो बेटा। लाइसेंस, रेंटल, लीज। लाइसेंस वर्ड जनरली यूज होता है विद आईपीआरस, बोलो, है ना। और रेंटिंग एंड लीजिंग, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ यूज होता है? जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी, मे बी आप बोल सकते हो मैंने रेंट पे ली, या मे बी मैंने ये प्रॉपर्टी ऑन लीज लिया। क्या समझ आ गया? नहीं, कम ऑन। सो अभी ये सारे शब्द हमें याद हो चुके हैं। देखो कैसे लर्न कैसे करते हैं। सेल, डिस्पोजल एंड ट्रांसफर, तीनों को इकट्ठा कर दो। बाटर एंड एक्सचेंज इकट्ठा कर दो। लीजिंग, रेंटिंग, लाइसेंसिंग इकट्ठा कर दो। बोलो, ऐसे नहीं बोलना है। सेल, डिस्पोजल, साइनोनिम्स, बाटर एंड एक्सचेंज, सिंपल, ठीक है जी। तो दीज आर द एग्जांपल्स, राइट। आगे बढ़ेंगे। मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ, मतलब देयर शुड बी, सारे बोलेंगे देयर शुड बी, कम ऑन, क्या क्या किसी भी चीज को सारे बोलेंगे जरा, किसी भी चीज को स्कोप ऑफ सप्लाई में आने के लिए क्या कंसिडरेशन होना चाहिए? सारे बोलेंगे क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए बाय अ पर्सन इन कोर्स या इन ऑफ बिजनेस। अब इसका क्या मतलब है? देखो, सप्लाई में कोई चीज तभी आएगी, नंबर 1 there should be consideration, there should be consideration. Number 2, in course or in, अब इसका क्या मतलब है in course और in furtherance of business? थोड़ा सा समझते हैं इसको भी। in course का मतलब क्या होता है और in furtherance क्या होता है? ठीक है, देखिए आप कोई भी जब काम करोगे ना, कोई भी काम करोगे आप, so either you are doing that बिकॉज दैट वॉज योर मेन प्रोफाइल, इसलिए आप कर रहे थे, या फिर आप इसलिए करोगे क्योंकि आप अपने मेन बिजनेस को बढ़ाना चाहोगे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैं एग्जांपल दूंगा, आप समझना। मुझे बताओ, विजय सेल्स एसी खरीदता है, एसी बेचता है? खरीदता भी है और बेचता भी है। लेकिन मुझे बताओ, विजय सेल्स का एसी खरीदना और बेचना क्या मेन काम है? तो हम अगर आपसे पूछे, बताओ विजय सेल ये जो काम कर रहा है, इन फर्दरेंस कर रहा है या इन कोर्स ऑफ? इन कोर्स ऑफ बिजनेस। बोलो, अरुण सेतिया क्लासेस एसी खरीदता है, एसी बेचता है? क्या ये मेरा बिजनेस है? बोलो, क्या यहां पर एसी बेचने की वजह, इट इज नॉट बिकॉज एसी बेचना मेरा बिजनेस है, लेकिन क्या फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस है? क्या ये कहीं ना कहीं मेरे मेन बिजनेस का पार्ट है? अगर मुझे लगेगा कि ये सारे एसी नॉन ऑपरेटिव हो चुके हैं और आपको दिक्कत हो रही है बिना एसी के बैठने में, तो क्या मैं इनको डिस्पोज ऑफ करूंगा? ना, आई एम डिस्पोजिंग ऑफ ऑल माई ओल्ड एसी, just it is a part furtherance of my business, not because I am AC dealer। समझ आ गया ना? सो जो भी आप काम करोगे, या तो वो इन, यानी कि वो आपका काम धंधा, आपका धंधा ही वही है, या फिर वो मेन काम तो नहीं है,
बट कहीं ना कहीं वो आपके काम को फर्दरेंस के लिए किया गया था। क्या सबको क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन है, तुम्हारी पापा ने अपनी पर्सनल कार बेची, क्या सेल है वो? क्या कंसिडरेशन भी है? फिर भी वो सप्लाई नहीं है, बताओ क्यों? ना वो इन कोर्स है, ना ही वो इन फर्दरेंस है। क्या सबको क्लियर हो गया है? नहीं? बोलो बेटा। तो जो भी आप कर रहे थे, क्या वो इन कोर्स और इन फर्दरेंस होना चाहिए था? क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो बेटा। लॉक कर दे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने एमडी की पुरानी गाड़ियां बेच दी उनको नई देने के लिए। कोर्स है ये, फर्दरेंस। समझ आ रही है? और हुंडई का शोरूम गाड़ियां खरीद के गाड़ियां बेच रहा था। आई होप सो द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। कैन आई लॉक दिस? तो इसका मतलब है व्हाट आर द 2 पॉइंट जहां पे मुझे स्टक करना है। नंबर 1 कंसिडरेशन, नंबर 2 इट मस्ट बी इन कोर्स और फर्दरेंस। अगर इनमें से एक भी चीज हटा दूं तो क्या क्लॉज ए आप पर नहीं लगेगा? हाँ जी, कौन सा क्लॉज नहीं लगेगा? ए क्लॉज नहीं। तो मैं अब यहां पर कुछ लिखने जा रहा हूं, लिखेंगे जरा मेरे साथ। कहते हैं क्लॉज ए में 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला था कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड दूसरा था कंसीडरेशन। पहला था इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और दूसरा था कंसीडरेशन। मेरे बच्चे सबको क्लियर हो गया या नहीं? अगर मैं एक भी शब्द यहां से हटा दूं तो क्या क्लॉज ए में मैं कवर्ड होऊंगा या नहीं होऊंगा? आई विल नॉट बी कवर्ड इन क्लॉज ए। अब आगे देखेंगे जरा, क्लॉज बी पे आना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहां पे गुड्स क्यों नहीं आया, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर? सो वी विल नेवर टॉक अबाउट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या हमें यहां पर सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे ही चर्चा करनी है? क्लियर है? फॉर अ कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन भी होना चाहिए? बोलो बेटा। पहला नंबर क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। किसका? फॉर अ वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मेरा क्वेश्चन बताओ क्या है? देखो ध्यान से सुनना। आज की डेट में ना बहुत सारी सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट हो रही हैं। उनमें से कुछ बिजनेस पर्पस के लिए हो रही है और कुछ पर्सनल यूज के लिए हो रही है। आपको मालूम है जाने अनजाने में कितनी ऐसी सर्विसेज हैं जो इंडिया में आप यूज कर रहे हो, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया है, गाना बजाना हो गया, बड़े सारे ऐप्स हैं आजकल। 120 रुपये मंथली पे करो, 600 रुपये, इस तरह से बहुत कुछ आ गया है या नहीं? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, ये सारी की सारी सर्विसेज इंडिया में लोग ले रहे हैं और बहुत हैवी मात्रा में ले रहे हैं। बोलो, इनमें से बहुत सारी सर्विसेज आप पर्सनल यूज कर रहे हो और बहुत सारी सर्विसेज आप बिजनेस यूज में कर रहे हो ना। अब लॉ कहता है देखो हमें इंपोर्ट के केस में ना सारी सर्विसेज पर जीएसटी चाहिए अगर वो कंसिडरेशन है तो। अगर उस पर क्या है? हाँ, अगर उस पर कंसिडरेशन नहीं है, कमॉन, अगर उस पर एग्जाम्पल क्या है सर? कंसिडरेशन नहीं है, लाइक गूगल सर्विसेज।
मुझे बताओ, क्या गूगल भी तो आपको बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन वो आपसे कुछ चार्ज, तो क्या उस पर जीएसटी आएगा या वो क्लॉज बी में नहीं है? ना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लॉज बी में सिर्फ उन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को लिया गया जिसमें क्या होगा, कंसिडरेशन होगा, जिसमें क्या पाया जाएगा, वेदर और नॉट इन कोर्स और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पर्सनल थी या वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस थी। क्या सबको क्लियर है या नहीं? तो मेरा क्वेश्चन है, क्लॉज बी में कौन सा शब्द रेलेवेंट नहीं है? इन दोनों में से कौन सा शब्द रेलेवेंट नहीं है? तो मेरा क्वेश्चन है, क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सिर्फ कंसिडरेशन देखोगे तो क्या क्लॉज बी पे आ जाएगा? सिर्फ एक ही शब्द देखना है, क्या, कंसिडरेशन। अच्छा, क्लॉज ए वाले के लिए कितने शब्द देखने हैं? कौन कौन से? कंसिडरेशन भी, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी। और क्लॉज बी वाले में, वेरी गुड, सिर्फ कंसिडरेशन। क्या सबको क्लियर है? Now who can tell me what about clause C? Anybody? हाँ जी, what about clause C? Yes, उसमें अगर आपको याद हो तो एक्टिविटीज विच आर इन शेड्यूल 1 इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, क्या उसे हम इसके दायरे में लाएंगे? तो लिख लो, एक्टिविटीज इन शेड्यूल 1 even if without consideration. Activities in schedule 1 even if it is without consideration. क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? The activities which are in schedule 1 even if it is without, क्या इसको भी हम सप्लाई के स्कोप में लेकर आएंगे? और अगर आपको याद हो तो शेड्यूल 1 में कितनी एक्टिविटीज थी? हाँ जी, हाउ मेनी एक्टिविटीज? 4 एक्टिविटीज। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा? एंड दैट्स ऑल विद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। तो चलिए फटाफट से 1 सेकंड के अंदर खत्म करना है हमें। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में हाउ मेनी क्लॉजेस वी हैव? 3। क्लॉज ए में कंसिडरेशन भी चाहिए और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट क्लॉज बी में अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है सिर्फ कंसिडरेशन देखना है, और अगर कोई एक्टिविटी शेड्यूल तो इवन इफ देयर इज नो, क्या स्टिल इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सप्लाई। फिनिश। 7(1) लॉक, ठीक है जी। ना मूविंग टू 7(1)A। अब 7(1)A पढ़ाने का मैं एलिमेंट लॉजिक बताता हूं आपको, ठीक है ना, फिर समझेंगे इसको। 7(1)A को यहां से थोड़ा सा पहले लॉजिकली समझते हैं मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। मेरा एक क्वेश्चन है, पुराने टाइम पे गुड्स पे क्या लगता था? वैट, या फिर क्या लगता था? और सर्विस पे क्या लगता था? ठीक है जी। तो मेरा प्रश्न है आपसे, सोच के बताना, जब इन दोनों पे लॉ ही अलग था तो ये पता लगाना जरूरी था कि वेदर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्या इसकी रेलेवेंस थी? पुराने लॉ में क्या ये रेलेवेंट था ये पता लगाना कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ? क्यों रेलेवेंस थी, कोई बताएगा? ये पता लगाने के लिए कि उस पर वैट लगाएं, एक्साइज लगाएं या सर्विस टैक्स लगाएं। बोलो बेटा, क्या ये पॉइंट सबको समझ आता है? ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना है आपने। माय क्वेश्चन इज, आज की डेट में गुड्स पर क्या लगता है? सर्विसेज पर भी क्या लगता है? Do you think so that whether it is relevant to find out this is supply of goods or services?
या जीएसटी लगना था? लगना तो दोनों पे ही क्या है, जीएसटी लगना है। लेकिन बावजूद इसके लॉ को ऐसा लगता है कि जीएसटी में भी ये जरूरी है कि इनको बाइफरकेट करना कि वेदर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ। अब उसकी वजह नंबर 1, क्या दोनों के रेट का सेपरेट शेड्यूल है? सर्विसेज पे टैक्स रेट क्या लगेगा, शेड्यूल अलग है, और गुड्स पे टैक्स रेट क्या लगेगा, क्या शेड्यूल अलग है? और अगर दोनों का टैक्स रेट अलग है, दोनों का, तो डेफिनेटली क्या हमें ये पता लगाना जरूरी है कि वेदर ये गुड्स है या सर्विस। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, क्या गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स अलग है और सर्विसेज के प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स? क्योंकि जब ये पता लगाना है इंटर है या इंट्रा, क्या पीओएस निकालना आना चाहिए, और दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल क्या डिफरेंट था। तो जब दोनों का पीओएस निकालने का मेथड अलग था, तो क्या अगेन इट बिकम्स रेलेवेंट टू फाइंड आउट वेदर दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या पल्ले पड़ गया या नहीं? आवाज मध्य में बैठा। अब 7(1)(a क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। 7(1)(a कहता है where certain activities or transaction constitute supply। अगर ये कंफर्म हो गया कि वो सप्लाई है, अब कौन मुझे बताएगा, या तो वो सप्लाई 7(1) की वजह से बनेगी, या 7(2) की वजह से, या 7(3) की वजह से। बोलो। in accordance with the provision of subsection 1, मतलब समझ रहे ना, मतलब मैंने 2-3 बोल दिया, 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c। नहीं समझ आया भाई? कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूट एज सप्लाई कब होगा, या तो वो क्लॉज ए में आएगा, या क्लॉज बी में, या क्लॉज सी में। अब लॉ कहता है अगर ये कंफर्म हो गया है कि वो तीनों में से किसी क्लॉज में है, और अगर ये पता लगाना है क्या कि वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ, सो आपको कहां जाना पड़ेगा, शेड्यूल 2। तो इसका मतलब क्या, लॉ ने एक शेड्यूल 2 बना के दिया। बोलो। और शेड्यूल 2 बेसिकली हमें क्या बताएगा कि इन केस अगर ये पता चल जाए कि यस ये सप्लाई है, बट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि वेदर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ, आपको क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल 2 रेफर करना पड़ेगा। क्या सबको क्लियर है? बोलो। चलिए अब चलते हैं 7 सबसेक्शन 2 में। मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी सबसेक्शन अगर स्टार्ट होगा नॉट विद स्टैंडिंग, इसका क्या मतलब होता है? रिलेटेड नहीं है, या आई कैन से ये ओवररूल करेगा, ओवररूलिंग सेक्शन है। इसका मतलब क्या कहता है? अच्छा एक बात याद रखना, जब आप लॉ पढ़ते हो कई बार लिखा होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो क्या वो पूरे एक्ट को खा गया? और कई बार लिखा होगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। इसका मतलब ये किसको खा गया? अब इसको पहले समझ लेते हैं। इवन इफ सबसेक्शन 1 में वो सप्लाई बन गया तो भी हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे, ये कहना चाह रहा है। क्योंकि सबसेक्शन 1 क्या था? सबसेक्शन 1 क्या था कि आप सप्लाई में इंक्लूड हो जाओगे। बोलो। तो वो क्या कह रहा है, इवन इफ यू आर इंक्लूडेड इन सप्लाई ड्यू टू सबसेक्शन 1, ड्यू टू सबसेक्शन, हम आपको सप्लाई, अगर ए और बी, क्या समझ आ गया या नहीं? मैं रिपीट करूंगा, सबसेक्शन 1 क्या था, तभी तो पता चलेगा ना ओवररूल क्या हुआ। सबसेक्शन 1 क्या था? दैट दिस विल बी इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब इवन इफ इट इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर सबसेक्शन 1, वी विल नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई। क्या सबको क्लियर है या नहीं? तो नंबर 1 पे क्या कहता है, उन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई नहीं मानेंगे अगर वो स्पेसिफाइड कहां हुई,
जिसको हम नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं, कौन, जिसको हम, क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो बेटा। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। सेल ऑफ बिल्डिंग फॉर कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सेल आ गया, कंसिडरेशन भी आ गया, और अगर मैं कहूं ये माल बेच रहा था डीएलएफ वाला, क्या डीएलएफ वाला जो भी कर रहा था इन कोर्स ऑफ बिजनेस था, क्या क्लॉज ए में सब कुछ कवर हो गया? स्टिल जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन कवर्ड इन शेड्यूल। पल्ले पड़ गया या नहीं? कई बार बच्चा कहता है सर ये एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन लिखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है? वेरी सिंपल। ट्रांजैक्शन वर्ड आता है जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, और एक्टिविटी वर्ड आता है जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है। बताओ, शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन है या वो खाली एक्टिविटीज है? दिखाता हूं मैं। देखो, इतनी 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 चीजें आप इतनी आराम से नहीं पढ़ रहे हो। ये देखो, यहां पर ट्रांजैक्शन है ही नहीं। क्या वर्ड लिखा है? एक्टिविटीज लिखा है। नहीं समझ आया? कहीं पर हमें मिलेगा एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन, क्या ये दोनों कवर कर रहा है? कहीं पे लिखेगा खाली ट्रांजैक्शन, इसका मतलब वो खाली कंसिडरेशन वालों की बात कर रहा है, और कहीं पे लिखेगा खाली एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन। क्या समझ आ गया या नहीं? बोलो बेटा। एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को माल दिया बिना पैसे के, ये क्या है? इट इज एन एक्टिविटी। कम ऑन, इट इज एन, समझ आ गया? मैंने तुम्हें माल बेचा, डीएलएफ ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बिल्डिंग बेची, इट्स अ ट्रांजैक्शन। कम ऑन, इट्स अ, समझ आ गया या नहीं? बोलो बेटा। सो आई एम वेरी श्योर यू हैव अंडरस्टूड कि कई बार मैं लिखूंगा खाली एक्टिविटी और कई बार मैं बोलूंगा एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस। नहीं समझ आता है इनको, बड़ा मुश्किल है बेटा। बोलो। ये देखो 1A में भी क्या लिखा हुआ है? कुछ समझ आ रहा है या नहीं? बोलो। रुके थे तुम आज तक वैसे इस पे कभी, या चलने दे? चलने दे, एक ही बात है। नहीं रुके ना? अभी तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत बेसिक चल रहा है। जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा। आपको मैंने डे 1 पे वादा किया था, एंड आई विल फुलफिल दैट वादा, कि तुम्हें फील नहीं होने दूंगा कि तुमने एग्जीक्यूटिव में कुछ पढ़ा भी था। तुम्हें लगेगा ही नहीं ये रिवीजन है बॉस, क्योंकि अगर वो लग गया तो यू आर वेस्टिंग योर मनी। यस और नो? सिंपल सी बात है। फिर क्यों पैसे दे रहे हैं यार? हम वही चीज पढ़ रहे हैं तो पैसे क्यों? बोलो। सर एग्जी में तो दिए थे ना, रिवाइज करा दो ना। रिवीजन तो आप वैसे भी फ्री डालते हो यूट्यूब पे। कम ऑन, समझ रहे हैं? सो मैंने आपसे कहा कोई भी चैप्टर जो भी आपने पढ़ा होगा, फाइनल में जब हम पढ़ेंगे देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस। इतना डिफरेंस हमें दिखेगा कि जमीन और आसमान में जितना फर्क होता है, और आपको लगेगा कि हाँ यार। अब आप फाइनल के बाद आप कह सकते हो कि तुम्हें जीएसटी आएगा। समझ आ रही है? जिसको तुम एक्चुअल में रियल लाइफ में इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक एक शब्द का इंटरप्रिटेशन होगा। समझ आ रही? एग्जीक्यूटिव में मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये टैक्स 2 बार ना हो ना तो बच्चे को समझ ही ना आए। एक बार तो सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये भी कोई है। समझ रहे? अब तुम्हारे साथ गलत कहां पे हुआ पता है? कंपनी लॉ में। मतलब मैं चौड़े में बोल रहा हूं, ये आईसीएसआई वाले सुन ले मेरे को। ये जो न्यू सिलेबस फाइनल का है ना, इससे वर्स्ट कोई सिलेबस नहीं है। ये यूट्यूब पे लाइव करूंगा मैं, और जिसने डालनी है दे दो मेरी वीडियो। इससे घटिया कोई सिलेबस नहीं हो सकता। कंपनी लॉ तुम्हारी जिंदगी है। कहां डाला? एग्जी में, जहां बच्चे में दिमाग ही नहीं है। इतने हैवी लॉ को समझने के लिए क्या वो नॉलेज लेवल होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, वो मैच्योरिटी होनी चाहिए। फाइनल में नहीं है। कंपनी फाइनल में केस स्टडी, ओपन बुक,
अरे कुछ तो सीएल को रखते आप उस लेवल पे, पुराने वाला जो था तुम्हारे से पहले वाला, उसमें सीएल एंड एसीएल, सीएल एसीएल, एडवांस कंपनी लॉ। बच्चे ने कंपनी लॉ पढ़ा, वहां उसको जो कमियां थी क्या वो एसीएल में पूरी हो गई, और फाइनल के इमीडिएटली बाद वो इंटरव्यू देने जाता है। अब तुम्हारे साथ क्या होगा आप समझ रहे हो ना, कितना लैग आएगा। और तुम्हारा, और मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं, जिसको एग्जीक्यूटिव में पढ़कर ये लगता है कि उसको कंपनी लॉ आ गया है, वो बहुत बड़ी भूल में है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, टैक्स में भी यही लगता है लोगों को कि हमें आ गया है, बट हम बाद में बताते हैं कि नहीं, वो बहुत फर्क है। सेम कंपनी लॉ में बहुत फर्क था। एसीएल के अंदर एग्जीक्यूशन था, कंपनी लॉ लॉ बेस्ड था, एसीएल में उसका एग्जीक्यूशन था। फाइनेंस फाइनल से हटा दिया इन्होंने, सारे के सारे लॉ बेस्ड पेपर कर दिए। तुम्हारे को डीमैट अकाउंट नहीं पता क्या होता है, सिर्फ थ्योरी में पढ़ा। एक शेयर खरीदने को तुम्हारे को बोल दो ना, तुम्हारे से उंगली नहीं दबेगी, तुमसे पता ही चलेगा कौन सा बटन दबाना है शेयर बाय करने के लिए, यस और नो, फैक्ट है ये। सो माय क्वेश्चन इज कि व्हेन वी आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, मैं बार बार बोलता हूं, खाली किताबें पढ़कर अगर हम जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं आएगा। क्या उसका एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन होना चाहिए, विच इज 100% मिसिंग अनफॉर्चुनेटली इन द न्यू सिलेबस ऑफ प्रोफेशनल, है कि नहीं? नहीं तो पुराना वाला सिलेबस वॉज डैम गुड सिलेबस, इतना बैलेंस्ड सिलेबस था वो, एवरीथिंग वॉज देयर, कंपनी लॉ अगेन वॉज देयर, फाइनेंस वॉज देयर, सो बैलेंस्ड, सो बैलेंस्ड, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बढ़िया तरीके से उसको डिजाइन किया गया था। और इस बार पता नहीं इन्होंने क्या गंद मारा, और इनको क्रिटिसिज्म बहुत मिला है, बहुत गालियां पड़ी हैं इनको कि इन्होंने क्या गंद बनाया, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। पता ही बच्चे को, देखो मैं बताता हूं, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको फील आना चाहिए कि आपने पढ़ के जिंदगी में करा क्या। आप फाइनल पढ़ लोगे ना, आपको कुछ सब्जेक्ट तो पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा हमें समझ ही नहीं आया, हमने पढ़ाई क्यों था। देयर इज नो रीजन बिहाइंड दैट कि ये क्यों पढ़ाया गया हमारे को। तो अगर इस लेवल पे इतना समय दे रहे हो आप लोग, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, और आपको यही नहीं पता चल रहा कि यार उसका एक्चुअल में रेलेवेंस किस तरह से हम करेंगे, खाली पास होने के लिए बस। सो दैट इज द डिफरेंस, यू नो, जो पुराने में था और न्यू में था। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो अब 2022 में आएगा, दे विल इम्प्रूव समथिंग एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि कंपनी लॉ को तो इनको फाइनल में भी लाना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर नहीं लाते तो फिर मुझे लगता है कि अगेन जो हम बोलते हैं कि यार ये तुम्हारा खून में होना चाहिए, नहीं, वो खून में डाला, लेकिन इनको ये नहीं पता वहां पानी डला है, नहीं, यहां होना चाहिए था। आपको मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम, हम बता रहे हैं आपको कि आपका इस समय अंडरस्टैंडिंग लेवल इज 100 टाइम बेटर देन व्हाट इट वाज इन एग्जीक्यूटिव। 100 टाइम्स बेटर है, 100 टाइम्स, 10 गुना नहीं बोला मैंने, 100 गुना बेटर है। और अगर आज तुम्हारे को वही कंपनी लॉ दोबारा पढ़ाया जाए ना, तो तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे को ऐसे सीटों से ना उछल उछल के तुम ऐसे से पागल हो जाओगे, ओ माय गॉड, ओ, क्योंकि अब तुम्हें समझ आएगा भाई साहब वो क्या था, समझ रहे हो ना। तो वो चीज यहां अगर कंटिन्यूएशन में होती तो एक अलग ही मजा होता उसका। चलो, आई होप क्लॉज ए समझ आ गया। द एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन विच आर स्पेसिफाइड कहां पर, शेड्यूल 3 में, या फिर such activity or transaction which are undertaken by the central government, state government or local authority in which they are engaged as public authorities. Now what is the meaning of this? आप मुझे एक बात बताओ, there are lots of activities by the central, state or local authority, either they are doing in a commercial sense or they are doing it as if they are public authorities. Example देता हूं मैं आपको, तुम्हारी गलियां सड़कें बनानी, बताओ वो इसलिए सड़क बना रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिलेगा,
या दिस इज देयर वर्क एज अ पब्लिक अथॉरिटी। स्ट्रीट लाइटनिंग, लाइब्रेरी फैसिलिटी देना, शौचालय बनाना, क्या ऑल दीज एक्टिविटीज आर बीइंग डन दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज इंडियन रेलवेज? They are doing it as a public authority या it's in a commercial sense? Come on, commercial. क्या they are charging proper freight from you? Come on, are you getting the point? तो इसका मतलब यहां पर क्लॉज बी में क्या कह रहा है, हर वो एक्टिविटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कंडक्ट करेगी, नॉट इन अ कमर्शियल सेंस। अगर वो कमर्शियल सेंस में करेगी तो जीएसटी लगेगा। क्या इंडियन रेलवे के फ्रेट पे जीएसटी लगता है? यस अगर आप एसी कोच में जाओगे तो लगेगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? क्यों लगेगा? क्योंकि वो यहां कवर ही नहीं हो रहा। यहां पे कवर क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग एज, यस, ठीक है ना। सो एनी एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज व्हाट, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। क्या सबको क्लियर हो गया है? नहीं। shall be treated neither as supply of goods nor supply of service। लेकिन क्लॉज बी में बहुत क्लियर लिखा हुआ है नोटिफाइड करेंगे। ये क्या करेंगे? ये तो ये देखो, ये नीचे एक नोटिफिकेशन आ गया और इन्होंने यहां पर लाइब्रेरी, हेल्थ, सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, स्ट्रीट लाइटनिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप, पब्लिक कन्वीनियंस, स्लम इंप्रूवमेंट, अपग्रेडेशन, सो दीज आर द एक्टिविटीज विच दे आर डूइंग एज पब्लिक अथॉरिटी। सो इन पर जीएसटी चार्ज नहीं। वाई? बिकॉज दिस इज आउट ऑफ जीएसटी। कैसे? बिकॉज इन सबको, कम ऑन, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या सबको क्लियर हो गया? यस और नहीं समझ आया? आवाज मध्यम है बेटा, आवाज इतनी स्लो क्यों है? तेज की बोलो। चलिए अब चलते हैं सबसेक्शन 3 पर। अब सबसेक्शन 3 स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट 2। चलो कौन बताएगा? इफ एनी सबसेक्शन इज स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट 2, तो क्या मैं उसको ओवररूल कर रहा हूं या उसको साथ लेके चलूंगा? इसका मतलब इनफैक्ट सही मायने में क्या सबसेक्शन 3 कहता है मुझे पढ़ने से पहले क्या 1, 1A और 2 क्या अप्लाइड होना चाहिए? बोलो, गेटिंग द पॉइंट? बोलो, ठीक है। Subject to the provision of all these, the government may, on recommendation of council, specify by notification the transaction that are to be treated as supply of goods, not as supply of service, supply of service not। क्या मतलब है? समझते हैं जरा। वैसे तो कोई भी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस क्या शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है, लेकिन मेरा क्वेश्चन, क्या शेड्यूल 2 में सारी सप्लाईज कवर्ड है या सिलेक्टिव? सिलेक्टिव। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर कल को ऐसा हो जाए कि कोई सप्लाई शेड्यूल 2 में नहीं थी और अभी भी एम्बिग्विटी बनी हुई है कि वो गुड्स है या, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है? और क्या वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये बता सकती है कि वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? क्या पल्ले पड़ गया या नहीं? बट ये जरूरत तभी पड़ेगी, पहली बात वो सप्लाई होना चाहिए, दूसरी बात वो 7(1)A में कवर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब शेड्यूल 2 में कवर्ड नहीं होना चाहिए। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? बोलो बेटा। वेरी वेल डन। सो लीजिए सेक्शन 7, हमें व्हाट इज मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या समझ आ चुका है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, पक्का? श्योर? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हमें अब 3 शेड्यूल पढ़ने हैं? हाँ जी, क्या पढ़ना है हमें? शेड्यूल 1, क्या बोलेंगे इसको? शेड्यूल 1 4 एक्टिविटीज। अच्छा, शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज? वाई? बिकॉज देयर इज नो शेड्यूल 2। यहां पर शेड्यूल 2 की जब हम बात करेंगे तो क्या वो एक्टिविटी भी हो सकती है, और जिन्हें या तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस। और शेड्यूल 3 में भी क्या अगेन एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकती है, जैसे हम नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ। वेरी वेल डन। क्या सबको क्लियर हो गया? सो हम
आज का जो सेशन है उसमें सिर्फ शेड्यूल 3 पढ़ेंगे बस। आज आपकी ड्राफ्टिंग की क्लास ऑनलाइन है ना, यहीं पे लोगे मेट्रो में, घर जाके तो घर पहुंच जाओगे आप कैसे? हाफ एन आवर, मैं जल्दी छोड़ूंगा तभी। ठीक है, सामने देखो, चलो चलो सामने देखो। शेड्यूल 3, ठीक है जी। अब इसके अंदर एक लिस्ट दी हुई है जिसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें से 2 मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 5 और 6। सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग, लेकिन सेल ऑफ बिल्डिंग तभी जाएगी अगर आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अच्छा, इस पे ना कई बार बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है, उसके दिमाग में आता है, वो कहता है सर मान लो डीएलएफ की ये प्रॉपर्टी है, 50 लाख की हम खरीद रहे हैं, 10 लाख हमने दिया था बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, 40 लाख हमने दिया आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो सर बताओ जीएसटी लगेगा या नहीं? और अगर लगेगा तो 10 पे लगेगा, 40 पे लगेगा, पूरे पे लगेगा? कौन बताएगा? बोलो पहले तो, ये शेड्यूल 3 में आएगा या नहीं आएगा? शेड्यूल 3 में कब आता है? अगर माल बेचा जाए इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट के बाद। यहां कुछ कंसिडरेशन पहले आया और कुछ कंसिडरेशन, तो एक नोट बना के लिख लीजिए। इन केस ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग, even if part of consideration is received, हाँ जी, even if part of consideration is received prior to issuance of completion certificate, the entire consideration will be subject to GST। सर पूरा कंसिडरेशन पर जीएसटी लगेगा, याद रखना, पूरे कंसिडरेशन पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, ये ध्यान रखना। सबको क्लियर है या नहीं? बोलो बेटा। चलिए अब इधर आ जाते हैं, यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है? अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता पाया गया, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर बड़ा सारा स्टाफ बैठा हुआ है मेरा, जो डेफिनेटली यहां पर दे आर एक्टिंग एज एन एम्प्लॉई, सो दे आर गिविंग सर्विसेज टू अरुण सेतिया क्लासेस, राइट? तो मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, डू यू थिंक सो कि फॉर देयर सर्विसेज मंथ एंड में ये लोग इनवॉइस जनरेट करते होंगे एंड आई विल बी पेइंग amount of value of service with GST to them? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हजारों लाखों लोग काम करते होंगे, तो एवरी वर्कर इज गोइंग टू रेज इनवॉइस फॉर रिलायंस इंडस्ट्री। बोलो, डू यू थिंक सो? ऑफ कोर्स नॉट। तो अब लॉ ने बहुत क्लियर किया कि हम जीएसटी के दायरे में उन सर्विसेज को नहीं लाएंगे जो एक एम्प्लॉय देगा, किसको? अपने एम्प्लॉयर को, वो भी इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट?
इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? देखिए हमेशा याद रखना, मेरे ये एम्प्लॉयज है 9 to 6, ये मेरे एम्प्लॉयज क्या है, 6 बजे के बाद हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप खत्म, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मेरे किसी स्टाफ के पास ना एक एडिशनल कुछ ऐसी नॉलेज है जिसके अंदर ये लोग एडिटिंग कर सकते हैं चीज़ों को। अब मैंने इनको बोला भी 9 से 6 तो तुम बिजनेस ऑफिस का ही काम करोगे, 6 बजे के बाद जब तुम घर चले जाओगे ना, तो आई विल गिव यू सम एडिशनल जॉब, नॉट एज एम्प्लॉय ऑफ अरुण सेतिया ग्लासेस। आपको मैं कुछ वीडियोस भेजूंगा, आप एडिट करके मुझे देना, पर वीडियो आई विल गिव यू 500 रुपीज। मेरा क्वेश्चन है, क्या अगेन आफ्टर 9 to 6 क्या ये मुझे सर्विसेज दे रहे हैं? बट दिस इज नॉट इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। क्या ये अदर देन एम्प्लॉयमेंट है? बोलो। और इसके लिए जो मैं पेमेंट करूंगा, क्या ये सब्जेक्ट टू जीएसटी हो जाएगी? समझ आ गया? तो याद रखना, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर क्या इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये कवर अप नहीं होगा। क्या सबको क्लियर है या नहीं? अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, आप में से कोई बच्चा मुझे दे सकता है कि जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, या मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटीज, या मेंबर ऑफ पंचायत, या मान लो कोई एक बॉडी बनाई गई है, हाँ जी, सपोज करो आपने क्या बनाई है, एक कोई बॉडी बनाई है, और उस बॉडी का चेयरपर्सन या उसके मेंबर्स, या फिर कुछ ऐसे लोग जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं इंडिया के अंदर ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डू यू थिंक सो कि इनको सैलरी मिलता होगा? यस और नो? ऑल एमपीज, एमएलएज, ऑल आर गेटिंग सैलरीज, बट डू यू थिंक सो दैट क्या उनका कोई एम्प्लॉयर है? बताओ, एमपीज का कोई एम्प्लॉयर होता है? या दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक? दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, जो आपके बिहाफ पर क्या लोकसभा में बैठा हुआ है? MLAs आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, जिनको आपने बिठाया लेजिस्लेटिव असेंबली में। बोलो। मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी आपने भेजा, मेंबर ऑफ पंचायत आपने भेजा, क्या वो आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस और नो? समझ नहीं आया? जल्दी बोलेंगे, जल्दी। आ गया? सो माई क्वेश्चन इज, आर दीज पीपल गेटिंग सैलरी? आंसर इज यस, बट do they cover in first part of schedule 3? No. Why? Because they are not employees. आपने सैलरी के चैप्टर में भी एक्जी में पढ़ा होगा, their income is not taxable under the head salary. Why? Because they are not getting it from their employer. क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? अब लॉ को लगा कि यार फर्स्ट पॉइंट में क्या एमपी, एमएलए ये सब छूट गए? क्या इन्होंने उसको कवर अप कर लिया? किस में? थर्ड पैरा में। क्या समझ क्लियर है या नहीं? तो आइए देखते हैं जरा, खुल क्यों नहीं रहा ये? हाँ जी, इधर देखेंगे जरा। एनी फंक्शंस जो कि परफॉर्म्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपीज, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, या एनी अदर लोकल अथॉरिटीज, या फिर एनी ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परसुएंस टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एनी ड्यूटीज विच आर परफॉर्म बाय एनी पर्सन और चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ डायरेक्टर, member or a director in the body which is established by the, clear है, या फिर state government या local authority like this, who is not deemed as employee before commencement of this clause. तो क्या उनकी भी ड्यूटीज और उनके भी फंक्शंस को हम जीएसटी से बाहर रखेंगे? इसका मतलब एमपीज की सैलरीज वगैरह पर भी जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। इधर देखेंगे जरा, पैरा 2 पैरा 2 क्या कहता है? कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो कि एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ होना चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एनसीएलटी, सेस्टेट, बोलो,
CIT अपील्स, ये सारे के सारे क्या कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में आ जाते हैं। CIT अपील्स में आएगा, ट्रिब्यूनल्स में आ जाएगा ITAT। क्लियर है नहीं? तो मेरा क्वेश्चन है, जितने भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स हैं, जितने भी, क्या अगर वो अपनी सर्विसेज देने के लिए कोई फीस चार्ज करते हैं तो उस पर GST चार्ज नहीं होगा। 4 नंबर पे आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, कोई भी फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड पर्सन, क्या बोला? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, इन सप्लाईज को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से 6 तो हमें समझ आ गए। एक बार जरा दोबारा बोलेंगे। पहला क्या है? एनी सर्विसेज गिवन बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। दूसरे नंबर पे, कोर्ट या ट्रिब्यूनल विच आर एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उनकी फीस पर GST चार्ज नहीं है। कोई भी फंक्शंस विच आर परफॉर्म बाय MPs, MLAs, मेंबर ऑफ पंचायत, लोकल अथॉरिटी, इन लोगों के फंक्शंस को भी ये माना गया कि इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या फिर ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय परसुएंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर अगर कोई बॉडी एस्टैब्लिश की गई है बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, उसमें जो भी डायरेक्टर या मेंबर अपॉइंट किए गए हैं, अगर उनको कोई सैलरी दी जाएगी तो अगेन इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी सॉर्ट ऑफ GST। क्लियर हो? बोलो। ऐसे ही फ्यूनरल, क्रेमेटोरियम या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज पर्सन, इन पर भी किसी तरह का कोई भी GST चार्ज, आवाज नहीं आ रही? आ रही है? आ तो रही है, ठीक है। और एक्शनेबल क्लेम ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, सेल ऑफ लैंड हम कवर अप कर चुके हैं। सो वी आर लेफ्ट जस्ट विद 2 पॉइंट, द 2 पैरा इज 7 and 8। इसमें से सिर्फ अभी हम 7 कवर अप करेंगे, 8 को हम कवर अप करेंगे लेटर ऑन। लेटर ऑन बोले तो आफ्टर कस्टम। सर आप भूल तो नहीं जाओगे? मैं नहीं भूलूंगा, अभी समझा भी दूंगा ना तो पल्ले नहीं पड़ेगा, रटना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना? हाँ 7 समझ आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, इंडिया के बाहर क्या सारी टेरिटरी फ्रॉम GST पॉइंट ऑफ व्यू टैक्सेबल टेरिटरी है या नॉन टैक्सेबल? बताओ। हमारे लिए US क्या है, पाकिस्तान क्या है, श्रीलंका क्या है? सिंपल। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई सप्लाई US से श्रीलंका जा रही है, यानी कि 1 नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन, डू यू थिंक सो दैट इंडिया विल इंटरफेयर इन दिस? बोलो। और उस पर वो GST मांगेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो 7 पैरा पढ़ेंगे जरा ध्यान से। सप्लाई ऑफ गुड्स, पहली बात तो यहां पे वर्ड क्या आ रहा है? फ्रॉम प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू। एक तो है US से पहले भारत आएगा, ऐसा भी तो होता है ना कि इंडिया वाले पहले इंपोर्ट करते हैं फिर वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, क्या ये सब्जेक्ट टू हो सकता है? लेकिन हम क्या कह रहे हैं, विदाउट एंटरिंग टू इंडिया, कम ऑन, विदाउट एंटरिंग टू, क्या माल 1 नॉन टैक्सेबल टू दी अनदर नॉन टैक्सेबल जाएगा तो उस पर हम GST चार्ज। क्या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बाकी कंट्रीज भी करेंगी? बोलो। डोंट यू थिंक सो कि ये कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? बोलो कि अगर हमारा भी माल अगर US जा रहा है तो बीच में बड़ी सारी कंट्रीज आएंगी, अगर सारी GST लगाने लग गई तो हो गया काम। बोलो। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इट विल नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? नहीं। सो आई एम वेरी श्योर। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज कल संडे भी है आपका, है ना? ठीक है, तो आपको चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड पूरा पढ़ना। प्रीलिम्स के अंदर आपको जितनी डेफिनेशंस मैंने पढ़ाई हैं सारी एक बार थॉरोली पढ़िएगा। अच्छा, आप सबको आई एम वेरी श्योर मालूम है कि आपका पेपर अब सब्जेक्टिव है, सो डू वी नीड टू लर्न दीज थिंग्स? यस। क्लियर है? नहीं, पहले तो चल जाता था, आधा वो बताते थे, हमें तो एक अक्षर पूछते थे। बोलो। लेकिन अब शुरू से एंड तक क्या आपको ही बताना? यस। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि
बिकॉज नाउ पेपर इज सब्जेक्टिव, तो यू नीड टू डू वन थिंग, थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा राइटिंग पे भी हमें स्ट्रेस देना है। मैं बताऊंगा कैसे आने वाले कुछ लेक्चर्स में कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना होता है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को टैक्स पेपर की राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बेटा तीसरा है हमारा चैप्टर टैक्सेबल इवेंट, जो हमने अभी पढ़ा सप्लाई वाला। सो वी आर ऑन टू द थर्ड चैप्टर एंड टुडे इज माय थर्ड क्लास। वाओ, अच्छा ऐसे कराओगे? 18 क्लास है, 18 चैप्टर, 18 दिन? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही बोला ये सब बेसिक्स चल रहा है अभी, है ना, और आई एम वेरी श्योर कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको साथ साथ पूरा समझ भी आ रहा है। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? सो ठीक है, तो आज आप इतना पढ़िएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि वी विल बी कवरिंग समवेयर अराउंड 2.5 चैप्टर्स, ठीक है, छोटे छोटे हैं। वी विल बी कवरिंग चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9 पूरा पढ़ेंगे हम, सेक्शन 11 पढ़ेंगे, सेक्शन 8 पढ़ेंगे कंपोजिट वर्सेस मिक्स सप्लाई, और सेक्शन 7 के 2 शेड्यूल पढ़ेंगे। क्लियर है? सो माय नेक्स्ट क्लास टारगेट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि वी विल बी कवरिंग ऑल दीज इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज 4th क्लास। क्लियर? बोल दो। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।